नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के संदर्भ में, जिसका नोटिफिकेशन आप लोगों को याद होगा दिसंबर 2022 में जारी किया गया था। और इस विज्ञापन के अंतर्गत वर्तमान में कई विषयों के आवेदन लिए जाने की जो प्रक्रिया है वो गतिशील है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो आपको पहले बता दें कि जो वीडियो है ये वीडियो न होकर पूरी एक वीडियो की सीरीज है, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं एग्जाम डेट की। यूपीपीएससी असिस्टेंट एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम पैटर्न है उसके संदर्भ, इसके अतिरिक्त जो सिलेबस है जीके का विद एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और हमारी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिससे कि जो भी समय हमारे पास है इस परीक्षा को तैयारी करने के लिए उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन करते हुए इस परीक्षा में हम सफलता प्राप्त कर सकें। तो कई सारे इसमें पेज है जो इस बार का एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। आपको मालूम होगा कि पैटर्न में पूरा बदलाव किया गया है, तो इस पैटर्न को जरूर हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वास्तव में हमारे पास कितना समय है इस एग्जाम की तैयारी के लिए। आपको याद होगा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एमपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है वर्ष 2023 के लिए, ठीक है, उससे संबंधित। और इसमें अगर पॉइंट 9 पर आप देखें सहायक प्राध्यापक परीक्षा 2022 का जिक्र किया गया है, यानी एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो इसका एग्जाम होना प्रस्तावित है वो सितंबर से अक्टूबर 2023 के मध्य में होना प्रस्तावित है। अगर आज की डेट यानी मार्च की डेट में अगर हम बात करें, जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इस तरीके से देखेंगे कि आपके पास मैक्सिमम 6 महीने का समय यहाँ पर मिल रहा है तैयारी करने के लिए, जिसमें आपको पूरे पेपर की तैयारी करनी है। 6 महीने यानी आपको अपने नोट्स भी तैयार करने हैं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है और आपको जो है रिवीजन भी करना है। खैर, 6 महीने का समय हम देखेंगे इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि हमें इस 6 महीने में क्या तैयार करना है, कितना पढ़ना है। इसके लिए प्रश्न पत्र का जो पूरा पैटर्न है ये देख लीजिए। थोड़ा सा इस बार प्रश्न पत्र में बदलाव किया गया है। जैसा कि पिछली बार जब एग्जाम होता था तो यहाँ पर केवल विषय संबंधित ही प्रश्न हुआ करते थे, लेकिन इस बार के विज्ञापन में प्रथम प्रश्न पत्र को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, जो कि संबंधित है जीके से, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न होने प्रस्तावित हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, जैसा आप लोगों के द्वारा कमेंट्स के द्वारा और जो विभिन्न जो आपकी सोशल साइट मीडिया और समाचार पत्र हैं उनके माध्यम से हम लोग देख पा रहे थे कि लोगों को ये कहना है कि इस बार जो जीके का प्रश्न पत्र ऐड किया गया है इसके कारण जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं लाभ होता दिख रहा है। तो दोस्तों, मेरा अगर आप व्यूज लेना चाहे इस पॉइंट पर, तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि ऐसा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ का क्या करंट अफेयर्स पूछा जाए। अगर मान लीजिए यूपी में कोई एग्जाम होता है और यूपी का करंट अफेयर्स रख दिया जाता है तो केवल ये हम कहते हैं कि यूपी के ही अभ्यर्थियों को लाभ होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। लाभ हमेशा ऐसे अभ्यर्थियों को होगा जो जिनकी अपने टारगेट पर अर्जुन की तरीके की नज़र है, ठीक है। जो भी व्यक्ति, जो भी कैंडिडेट अपने पाठ्यक्रम को ध्यान में रख के सही तरीके से तैयारी करेगा उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि जो करंट अफेयर्स है वो केवल एमपी का पूछा जा रहा है या वो उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, भारत का पूछा जा रहा है या पूरे विश्व का पूछा जा रहा है। तो अगर सही तरीके से रणनीति बनाते हैं, अपने पाठ्यक्रम को सही तरीके से फॉलो करते हैं, तो आप एमपी से हो या अदर देन एमपी स्टेट से हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता और निश्चित तौर पे आपको सफलता इस पे मिल सकती है। हाँ, चूंकि जीके का पेपर अलग से हो गया और यहाँ पर एक जो वेटेज की अगर बात करें तो प्रत्येक क्वेश्चन इस बार 4 अंक का है और जीके के 50 क्वेश्चन और सब्जेक्ट के 150 क्वेश्चन है, तो वेटेज काफी अच्छा दिया गया है यहाँ पर जीके को। तो जीके को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो देख लेते हैं जो प्रथम प्रश्न पत्र है 1 घंटे का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि आपके विषय संबंधित होगा, यहाँ पर कुल 150 प्रश्न होंगे, ठीक है। 4 अंक का एक क्वेश्चन होगा तो 600 अंक का ही हो जाएगा, 3 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल साक्षात्कार की अगर बात कर ले तो 100 अंक का होगा। इस तरीके से टोटल ये परीक्षा जो है 900 अंक की होगी, यानी फाइनल सिलेक्शन में जो मेरिट बनेगी वो 900 अंक में बनेगी। तो यहाँ पर जैसा हम लोग कह रहे थे कि जो 6 महीने का आपके पास समय है और इसके आधार पर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपको कितना पढ़ना है। देखिए, जो जीके का प्रश्न पत्र है इसमें कुल 5 यूनिट है
और आपके विषय वाले में जैसा मैं चेक कर पा रहा था अधिकांशतः विषयों में 10 यूनिट है, तो टोटल अगर 10 और 5 15 यूनिट आपको तैयार करनी है 6 महीने में विद रिवीजन एंड नोट्स, यानी लगभग 2.5 यूनिट पर मंथ, लगभग 2.5 यूनिट आपको पर मंथ तैयार करना है। एवरेज 1 से 1.25 यूनिट जो है हाँ, तो यहाँ पे आपको कितने 2.5 यूनिट आपको तैयार करनी है पर मंथ। तो ये आपको लेके चलना है, यानी 10 दिन में आप मान लीजिए कि 10-11 दिन में आपको 1 यूनिट जो है कवर करनी है। तो ये हो गया। अब आज के वीडियो में सबसे पहले हम नजर डालेंगे जो जीके का प्रश्न पत्र है, ठीक है। इसमें जो 5 यूनिट है उनको देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ, ठीक है, क्योंकि जीके का पाठ्यक्रम पहली बार ऐड किया गया है, तो अब ऐसा नहीं है कि हम लोग पास कहीं से पुराना प्रश्न पत्र मिल पाए जिससे हम एक आइडिया लगा सके। तो इस पूरी सीरीज के माध्यम से एक एक यूनिट को लेकर के उसमें कौन कौन से सब टॉपिक है और उससे संबंधित किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि अभी तक हम पैटर्न देख पा रहे हैं एमपीपीएससी का विभिन्न परीक्षाओं में, इसको हम करने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले 5 यूनिट देखेंगे और फिर यूनिट 1 से संबंधित जो सब टॉपिक है उनसे संबंधित कुछ जो सैंपल क्वेश्चन उनको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। यूनिट फर्स्ट जो है आपकी मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति एवं साहित्य है और इसके अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 सब टॉपिक हैं, ठीक है। पहला जो सब टॉपिक है वो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राज्यों से संबंधित है। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा है, वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से संबंधित तीसरी यूनिट तीसरे सब पॉइंट में। चौथे में प्रमुख जो जनजातियां बोलियां हैं, प्रदेश के प्रमुख त्योहार है, लोक संगीत और लोक कला है, उससे संबंधित है। प्रमुख साहित्यकार, उनकी रचनाएं, प्रमुख पर्यटन स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व। तो ये वो सब टॉपिक हैं, 7 सब टॉपिक हैं यूनिट फर्स्ट में जिसको हमें कवर करना है। इस तरह यूनिट 2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा, यानी मध्य प्रदेश के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन होंगे। और मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत क्या क्या या कौन कौन से सब टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं, तो वह है कि जो मध्य प्रदेश के वन पर्वत और नदियां, वहां की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और जो खनिज संसाधन है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के जो सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 की अगर बात कर ले तो इसमें जो है मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र से संबंधित है और इसमें भी टोटल 7 सब टॉपिक है, 7 सब टॉपिक है इसमें। यहाँ की जो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था जिसके अंतर्गत जो राज्यपाल, मंत्रिमंडल और विधानसभा इसके संदर्भ में प्रश्न होंगे। पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रश्न होंगे, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, जनगणना, आर्थिक विकास, प्रमुख उद्योग धंधे, कृषि और कृषि आधारित उद्योग। तो यूनिट 3 में इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यूनिट 4 में 4 सब टॉपिक है। पहला, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यानी करंट अफेयर संबंधित ये यूनिट है, ठीक है। और सार्थक क्लासेस में इससे संबंधित जो की पॉइंट्स होते हैं करंट अफेयर्स को समय समय पर आप लोगों को उपलब्ध कराए जाते रहते हैं। देश और प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार, खेल संस्थाएं। तीसरा टॉपिक है मध्य प्रदेश राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं, जो वहां की राज्य सरकार की योजनाएं उनको भी आपको पढ़ना है। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश के जो चर्चित व्यक्तित्व और स्थान है उनसे संबंधित भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इसमें देखिए जो करंट अफेयर्स है इंडिया का, वर्ल्ड का, वहां से तो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। केवल आपको मध्य प्रदेश राज्य का जो करंट अफेयर्स है उस पर भी आपको नजर रखने होगी, या यहाँ से भी क्वेश्चन होंगे और उनको भी आपको तैयार करना होगा। 5वीं यूनिट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सार्थक क्लासेस में बहुत सारे वीडियोज और कंटेंट ऑलरेडी उपलब्ध कराया गया है आईसीटी से संबंधित, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा सब टॉपिक में थोड़ा सा चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, तो हमारा प्रयास रहेगा उनको भी हम कवर करें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, आईसीटी में क्या क्या पढ़ना है, 5 सब टॉपिक है। पहला इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। तो कंप्यूटर्स वाला पार्ट और आईसीटी का पार्ट ये सारा कुछ ऑलरेडी कवर किया जा चुका है सार्थक क्लासेस में। इसके अतिरिक्त रोबोटिक्स को भी आपको पढ़ना है, एआई को भी पढ़ना और साइबर सिक्योरिटी को भी आपको देखना होगा। तीसरा जो आपका यहाँ पे सब टॉपिक है वो ई गवर्नेंस है,
ठीक है। आईसीटी और ई गवर्नेंस का क्या अपना रोल है, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उनको आपको देखना होगा। और यूनिट 4 यूनिट जो सब टॉपिक 4 है यूनिट 5 के अंतर्गत वो इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स है और अंत में ई कॉमर्स है। तो ये 5 सब टॉपिक है जिनसे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। अब ये 5 यूनिट हो गई है और अब हम देखिए, अब जैसा हमने पहले ही बात की हुई है कि जो जीके का पेपर वो पहली बार ऐड किया गया, तो आपके पास पुराना पेपर अगर आप सर्च करने की कोशिश करते हो तो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि इससे पहले जीके का पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक यूनिट को देखेंगे और एक एक यूनिट के जो सब टॉपिक है उनको देखते हैं और उससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस पर एक नजर डालेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले हम आज के वीडियो में सारे टॉपिक सारे सब यूनिट नहीं कवर करेंगे, यूनिट फर्स्ट कवर करने वाले हैं और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत जो सब टॉपिक है उनसे संबंधित एक एक दो जो है क्वेश्चन को भी हम देखेंगे, सैंपल क्वेश्चन को। आपको बता दें कि जो ये प्रश्न हमने कलेक्ट किए हैं एमपीपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्लस अभी तक की जो असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जीके पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं, उनका जो स्टैंडर्ड है उसको ध्यान में रखते हुए तैयार किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरी सीरीज को देखने के बाद आप काफी अच्छे तरीके से समझने में सक्षम हो पाएंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, क्या तैयारी का आपका लेवल रहने वाला है और किस तरह के प्रश्नों पर आपको बहुत फोकस करना है। तो जैसे पहला जो सब टॉपिक है यूनिट 1 के अंतर्गत ये है मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश, यहाँ से क्वेश्चन होना है। तो जैसे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिया है उदाहरण के तौर पर, वह शासक जो चंदेल वंश का नहीं, देवपाल, विजयपाल, यशोवर्मन या वाकपाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा देवपाल। देवपाल देखिए, इसकी मैंने हल्की सी व्याख्या भी दे दी। देवपाल जो है 19वीं शताब्दी बंगाल क्षेत्र के पाल साम्राज्य का शासक था, न कि चंदेल वंश का। तो हालांकि यहाँ पर केवल हम एग्जाम्पल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा व्याख्या पर नहीं जाने वाले हैं। व्याख्या तो वैसे भी जब हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, ठीक है, तो वहां पर हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में हम व्याख्या लेके आएंगे, जिससे कि किसी भी क्वेश्चन को आप अगर देख रहे हैं तो उसको आसानी से समझ सके और ये भी जान सके कि इससे संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि जब भी आप लोगों की हम मदद करें तो उसमें नोट्स भी आपको पढ़ाए जाए, आपके लिए तैयार किए जाए, प्लस क्वेश्चन भी आपसे शेयर किए जाए और उनकी व्याख्या भी आपसे शेयर की जाए, जिससे कि काफी बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। दूसरा पॉइंट जो है सब टॉपिक 2 की अगर हम बात करें तो यह है स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, ठीक है, यूनिट 1 के अंतर्गत। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं, आप समझ लीजिए। पहला क्वेश्चन, कुंवर चैन सिंह मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए 24 जुलाई 1824 को वीरगति प्राप्त हुई थी। कुंवर चैन सिंह का संबंध किस रियासत से था? तो कुंवर चैन सिंह का जो संबंध था वो नरसिंहगढ़ रियासत से ये संबंधित थे। और दूसरा क्वेश्चन लिया है कि मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी और उससे संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शन में भीमा नायक का जो संबंध है, ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि अन्य गुलाब सिंह, शेख रमजान और रानी अवंतीबाई ये सभी सही सुमेलित हैं। अगला जो सब टॉपिक है वो तीसरा सब टॉपिक है मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति से संबंधित। यहाँ पर भी एग्जांपल के 2 क्वेश्चन हमने लिए हैं। पहला, किसी संगीतकार का वास्तविक नाम रामतन था, यानी किस संगीतकार का वास्तविक नाम रामतन था? तो दिए गए ऑप्शन में जो रामतन नाम है वो तानसेन जी का था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी की स्थापना भोपाल जुलाई 1969 में की गई थी। और यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर आपके समझने के लिए नीचे आंसर भी दे रखे, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करे, केवल प्रश्नों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑप्शन देखिए, यूनिट 1 का सब टॉपिक जो चौथा है डी, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों और बोलियों से संबंधित है, साथ ही साथ प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत और लोक कलाएं, इनसे संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो घोटुल प्रथा जो है गोंड जनजाति में पाई जाती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और भगोरिया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो भगोरिया नृत्य जो है भील जनजाति में प्रचलित है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो कुछ इस तरीके यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जनजातियों से संबंधित, बोलियों से संबंधित, प्रमुख त्योहार पूछे जा सकते हैं,
संगीत, लोक संगीत पूछे जा सकते हैं, लोक कलाएं पूछे जा सकते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला जो सब टॉपिक है यूनिट 1 के अंतर्गत, वह है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं। यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है साहित्यकार से संबंधित। आपको याद होगा, देखिए यूपीएचएससी में भी जब हम बात कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृत की विशेषताओं के अंतर्गत बहुत सारे पुस्तक और उनके रचनाकार को हम लोगों ने देखा है, तो सिंपल उस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। उदाहरण के तौर पर एक क्वेश्चन पूछा गया था एनबीपीएससी में पिछले किसी एग्जाम में कि सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह इलाहाबाद में पैदा हुई थी और खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान से शादी की थी उन्होंने। कविता वीरों का कैसा हो बसंत उनके द्वारा लिखी गई थी। और तीसरा, 1948 में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उपरोक्त में कौन कौन से कथन जो है सत्य है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार हैं और जो उनकी रचना है उससे संबंधित। ये क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इसमें साहित्यकार का भी नाम आ गया, सॉरी, और उनकी रचना का भी नाम आ गया है। अगला जो सब टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल। तो मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा क्वेश्चन हमने ले लिया कि मध्य प्रदेश में मदन महल किस स्थान पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश में मदन महल जो है जबलपुर में स्थित है। एफ के बाद लास्ट जो सब टॉपिक है यूनिट 1 का वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। दो क्वेश्चन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिए, जैसे कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी का जो जन्म है भोपाल में हुआ था। और निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं, तो इसमें जस्टिस जीडी दीक्षित जो है कभी भी मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे। जब प्रैक्टिस में बात करेंगे तो समय और व्याख्या में बहुत सारे पॉइंट देखने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर, जैसे मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हम लेते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो यहाँ पे हमने जन्म की बात की, ठीक है, इनका क्या क्या योगदान रहा हमारे देश में, ठीक है, क्या प्रमुख विशेषताएं थी, कौन कौन से इनके कार्य थे, उन सब पर हम बात करेंगे। जैसे कि इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल कब तक रहा, तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो खैर वो व्याख्या की बात है, जब व्याख्या में हम चलेंगे तो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख, अभी एक छोटे सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कुछ प्रमुख फीचर की हम बात करने वाले पेड बैच की। जो आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसका पेड बैच स्टार्ट होने जा रहा सार्थक क्लासेस में, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है। कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो नोट्स मिलेंगे आपको टू द पॉइंट पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर्स दिए जाएंगे, विल बी कवर्ड ऑल 5 यूनिट्स, आपके जीके की 5 यूनिट कवर की जाएगी, ठीक है। कमिटमेंट डेट की अगर बात करें, स्टार्टिंग डेट तो 1 अप्रैल 2023 से वैसे हमारा स्टार्ट हो रहा है। ड्यूरेशन की अगर बात करें तो 5 मंथ, और इस 5 मंथ के अंतर्गत, ठीक है, जितनी भी आपकी 5 यूनिट हैं ये तो कवर करा दी जाएगी। और अगर किसी कारण से आपका एग्जाम डेट आगे बढ़ जाती है तो जितना भी कंटेंट है, चाहे वो मॉडल पेपर हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो या नोट्स, ये आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, इनको आप एक्सेस कर पाएंगे टिल द रिटन एग्जाम। जब तक आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा तब तक आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि 5 महीने में कोर्स कवर कर दिया जाएगा। और देखिए अमूमन मैं फीस तो नहीं बताता हूँ यूट्यूब चैनल पर या ओपन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोग केवल मेरे पास इसीलिए मैसेज करते हैं ना फीस जानने के लिए। तो प्लीज़ आप मत मैसेज कीजिएगा अगर आप ढूंढना नहीं चाहते हैं, ठीक है। यहीं पे मैं बता देता हूँ, फीस इस बार भी 2000 रुपये है, ठीक है। 1 टाइम पेमेंट है, नॉन रिफंडेबल पेमेंट है, ठीक है। फॉर मोर डिटेल, अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9506543831 पर, ठीक है। तो ये पेड बैच की जानकारी है। आज के वीडियो में देखिए हमने आपका जो यूनिट 1 है उसको कवर किया सैंपल की मदद से। ये हमारी पूरी सीरीज है, इसको कवर करने के बाद फिर हम जैसा कि पढ़ाते रहे सारे टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। और आपको एक बार बता दें कि जो हमारे वीडियोज है, ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो लोग, अगर आप पेड बैच में जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। अगर नहीं भी जुड़ते तब भी यूट्यूब चैनल पे आपको सभी वीडियो मिलते रहेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अतिरिक्त हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी जुड़ सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन उपलब्ध कराता रहता हूँ आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आज के वीडियो में इतना ही, हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कई कुछ नई जानकारी के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।